अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है वो हमने टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, लाइक इंटरफेरेंस देखा, तो उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट उसकी टाइप है वो है बीट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीट्स। बीट्स क्या होती है? ओके है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं कि बीट्स क्या होती है। यहाँ पर मैंने बीट्स की डेफिनेशन लिखी है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ बीट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस के अबाउट कि जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो ट्रेवल करे सेम डायरेक्शन में, तो वो कहलाती है इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है? दो वेव्स एक डायरेक्शन में तो ट्रेवल कर रही हैं, दो वेव्स एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, हल्का सा थोड़ा सा फर्क है। ओके हो गया? तो अगर हल्का सा थोड़ा सा फर्क आ जाए फ्रीक्वेंसी में, और उन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा बीट्स। ओके, चलें जी। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ऐसे डायग्राम बनी हुई है, एक्चुअली है क्या, जरा गौर से सुनिएगा। अब देखिए, ये हमारे पास जो वेव्स हैं, ये कौन सी वेव्स है? ट्रांसफर वेव, जो क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो नीचे भी हमारे पास क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में ट्रांसफर वेव है। अब देखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप दो ट्यूरिंग फॉर्क लेते हो, क्या लेते हो? दो ट्यूरिंग फॉर्क लेते हो, और उनको एक ही टाइम में जो है वो बैटरी के ऊपर जो है वो सेम फोर्स के साथ हिट करते हो, तो उनसे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वेव्स की। ओके हो गया? फर्स्ट कर लें, अगर इस ट्यूरिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ गई है 32 हर्ट्ज, इस ट्यूरिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? 32 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स, दोनों ट्यूरिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो है सेम। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या आप इन दोनों ट्यूरिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क बयान कर सकते हैं, डिफरेंस बयान कर सकते हैं? आंसर है नो। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक ट्यूरिंग फोर्क के ऊपर ना हल्की सी वेक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हल्की सी वेक्स लगाते हैं। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों ट्यूरिंग फोर्क को सेम टाइम में सेम फोर्स के साथ रबर पैड के ऊपर हिट करेंगे। जब हिट करेंगे तो हम नोट करेंगे कि इस ट्यूरिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी वो तो है 32 हर्ट्ज, इस ट्यूरिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी अब 30 हर्ट्ज। तो आ गया स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में, 2 हर्ट्ज का फर्क आ गया। तो अब आप इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में फर्क बयान कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बीट्स। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा। अब देखिए जरा, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नॉर्मल लाइंस पर क्रेस्ट होती है, नॉर्मल इंसिडेंट ट्रफ होती है। जब क्रेस्ट पे फॉल करे, ट्रफ पे फॉल करे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो आप नोट करें, यहाँ पर हमारे पास पीक क्या है? क्रेस्ट। यहाँ पर पीक क्या है? ट्रफ। जब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। ओके, अब यहाँ पर नोट करें, हमारे पास क्रेस्ट पर फॉल कर रही है। ओके, जब क्रेस्ट पर फॉल करेगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल, ज्यादा, लार्ज हो जाएगा। तो आप नोट करें, इस पॉइंट पर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। सेम इसी तरह आप नोट करें, यहाँ पर जो क्रेस्ट है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है। जब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ पर नोट करें डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। ओके हो गया? अब यहाँ पर आगे देखें, क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो। नोट करें, हमारे पास दो लूप्स बन रहे हैं। दो क्या बन रहे हैं? लूप्स बन रहे हैं। तो हमारे पास पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होती हुई जीरो, फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होती हुई जीरो। तो स्टूडेंट्स,
ये है बीट्स का कंसेप्ट। ओके है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है नोड और एंटी नोड का। ये ना आपको अभी समझा देता हूँ कि नोड एंटी नोड क्या आता है। देखिए जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो वो कहलाएगा नोड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो वो कहलाएगा नोड, और जहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो वो कहलाएगा एंटी नोड। ओके हो गया, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पर नोड, डिस्प्लेसमेंट 0 नोड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे 10th क्लास में कि लाइट जाती है वो मीडियम के साथ टकरा के बाउंस बैक होकर वापस आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लाइट के वेव्स को पढ़ने जा रहे हैं। When a wave enter from one medium to another medium, then the part of the wave bounce back into the first medium। अब इसका क्या मतलब है, ये हम जो है वो अगर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो इसकी दो मेरे पॉइंट्स देखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। हमारे पास जो वेव की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। दूसरा पॉइंट है द रिफ्लेक्टेड वेव हैज द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब जब वेव जाएगी सोर्स से निकलेगी, जाएगी, मीडियम के साथ टकराएगी, टकराने के बाद जब बाउंस बैक होकर वापस मुड़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, तो चेंज क्या आएगा, बट फेस में चेंज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द बाउंड्री। फेस चेंज हो सकता है, जब बाउंस बैक होगी वेव उसके फेस में चेंज आ सकता है। फेस मतलब एंगल में चेंज आ सकता है, ठीक है। फेस में कैसे चेंज आएगा ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, मेरे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है। स्लिंग की स्प्रिंग के अबाउट मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में। एक जो है वो बहुत लूजली जो है वो हमारे पास स्प्रिंग होता है। अब आप क्या करेंगे, उसका एक सिरा रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर देंगे, जिसको मैंने डेंसर का नाम दिया। डेंसर का मतलब जो ज्यादा हार्ड होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और हमारे पास ये जो स्लिंग की स्प्रिंग है, इसका दूसरा सिरा मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। जब दूसरा सिरा जो है वो अपने हाथ में पकड़ूंगा तो क्या करूंगा, इसको जर्क करूंगा, तो हमारे पास जो वेव बनेगी वो ट्रांसफर वेव बनेगी। कौन सी वेव, ट्रांसफर वेव। वाई ट्रांसफर वेव, क्रेस्ट ट्रफ। जैसे क्रेस्ट ट्रफ बनेगा हम कह देंगे ट्रांसफर वेव है। ओके है, जब ये वेव ट्रांसफर वेव जो है वो मूव करेगी रियल मीडियम के क्रॉस, तो ये वेव देखें इस तरफ जा रही है। जैसे ये वेव रिजिड बॉडी के पास डेंसर मीडियम के पास पहुंचेगी, डेंसर मीडियम के साथ कोलाइड करेगी, तो इसके फेस में चेंज आ जाएगा। इसके फेस में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ये था क्रेस्ट, जैसे ही क्रेस्ट रिजिड बॉडी के साथ कोलाइड किया, टकराया, बाउंस बैक को टकराने के बाद साथ ही जो क्रेस्ट थी वो ट्रफ बन गई। तो आपको पता है कि हमारे पास एक जो कंप्लीट वेव होती है, ठीक है, ये हमारे पास है क्रेस्ट, ये हमारे पास है ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ के हमारे पास बिटवीन जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पाई का। पाई का मतलब 180 डिग्री। ओके है, जैसे ही वेव का क्रेस्ट रिजिड बॉडी के साथ कोलाइड करेगा, बाउंस बैक होगा, वो बन जाएगा ट्रफ। शिफ्ट कितना आया है, फेस शिफ्ट। फेस शिफ्ट का मतलब फेस में कितना चेंज आया है, एंगल कितना चेंज हुआ है, 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स 3 डायग्राम जो आपकी बुक पे बनी है वो समझा दी है। अब दूसरा जो है वो थोड़ा सा चेंज करके इसको देखते हैं, जो आपकी बुक वाले ने बनाया वो क्या है। देखें, पहले तो था स्लिंग की स्प्रिंग का एक सिरा अटैच था रिजिड बॉडी के साथ, दूसरा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था, ठीक है, जो मैंने जर्क करना था, वेव्स पैदा होनी थी। अब मैंने क्या किया है कि इस स्लिंग की स्प्रिंग का एक सिरा ना एक रस्सी के साथ अटैच कर दिया है। ये रस्सी है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये समझिए ये रस्सी है, स्प्रिंग है कोई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रस्सी है ना, इसको ये रेयर होती है, ओके है, और ये जो मेरे पास मीडियम होगा ना स्लिंग की स्प्रिंग का, ये होगा डेंसर, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इधर से पकड़ के इसको ऐसे जर्क करूंगा, तो क्या होगी, वेव्स पैदा होंगी क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में। क्रेस्ट ट्रफ वेव्स ट्रांसफर वेव पैदा होंगी। जैसे ही हमारे पास ये वेव ट्रांसफर होगी रियल मीडियम की तरफ। अब देखें, जैसे ये वेव इस रस्सी के पास जाएगी, रियल मीडियम के पास जाएगी, रस्सी के ऊपर को ऐसे उठ जाएगी। लेकिन जो रियल मीडियम होता है ना, वो हमारे पास आने वाली वेव के फेस पे कोई चेंज नहीं आने देता है,
फेस में चेंज नहीं रहता। तो क्या होता है, जब ये वेव इस तक पहुंचेगी, अगेन जब वेव बाउंस बैक होकर वापस मुड़ेगी तो उसके फेस में शिफ्ट नहीं आएगा, बल्कि उसी डायरेक्शन में क्रेस्ट ट्रफ में चेंज होगा, बल्कि क्रेस्ट की फॉर्म में वापस चली जाएगी। इसका मतलब नो फेज शिफ्ट। जब हमारे पास रियल मीडियम डेंसिटी से टकराएगा, फेज शिफ्ट आएगा, कितना आएगा, 180 डिग्री का। क्रेस्ट ट्रफ, अगर ट्रफ होगा वो क्रेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर डेंसिटी मीडियम रियल के साथ टकराएगा तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।